Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर। इससे पहले जैसे कि आपको पता है हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, उसके बहुत सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक कंसेप्ट रह गया था रेंज वाला, तो उसे हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन को देख लेते हैं। The horizontal distance traveled by a projectile during the projectile motion is called range of the projectile. अब इससे पहले हमने वर्टिकल डिस्टेंस भी पढ़ा था और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पढ़ा था। जब हमने वो दोनों डिस्टेंस पढ़ लिए, अब हम स्पेसिफिकली उनको हाइट और रेंज की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है वो हाइट होता है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो रेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करती है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, अपनी मोशन के दौरान, इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय आर। अब उसे किसी से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब जिस तरह से हमने बाकी टॉपिक्स में किया था कि कोई ना कोई हम फार्मूला या कोई ना कोई रिलेशन ड्राइव करते थे हर कंसेप्ट के लिए, इसी तरह से हम रेंज के लिए भी एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं जिससे हम किसी भी तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज होगी उसको हम मेजर कर सकेंगे। तो पहले हम ये करते थे कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूटिलाइज नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर एक सिंपल रिलेशन है जिसे हमने यूज करना है और वो आप उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं और वो हमारे पास है S इज इक्वल टू VT। डिस्टेंस का जो सिंपल फार्मूला है उसको यूटिलाइज करना है। अब क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमारे पास रेंज होता है, तो क्या करेंगे, हम S को हम पुट कर देंगे x और V जो है उसको पुट कर देंगे Vx और टाइम को टाइम ही रखेंगे। S को x हॉरिजॉन्टल की वजह से पुट किया और V को भी, क्योंकि V का भी अब जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्कस होगा तो वो क्या होगा, Vx मल्टीप्लाई बाय T। अब उसके बाद हम अपने रिलेशन में कुछ चेंजेस करने लगे हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, और वो चेंजेस इस तरह से है कि हम x को r पुट करेंगे, Vx को Vi cos थीटा पुट करेंगे और कैपिटल T कर देंगे स्मॉल t की जगह। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर हम स्पेसिफिकली रेंज की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है, x को r पुट कर देना है। Vx क्या है, Vx मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, यानी Vx और Vy। Vx को हम लिखते हैं Vi cos थीटा और Vy को लिखते हैं Vi sin थीटा। तो हमने वही किया है कि Vx की जगह Vi cos थीटा पुट कर दिया है और स्मॉल t को कैपिटल T कर दिया है। उसके बाद हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से बनता है कि R इज इक्वल टू Vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाय T। डायग्राम को भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले से एक एग्जांपल दी हुई है क्रिकेट बॉल की, कि अगर यहाँ पर एक बैट्समैन है और वो बॉल को हिट करता है, छक्का लगाता है या चौका लगाता है और बॉल उड़ती हुई जाती है बाउंड्री के बाहर, तो क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं जिनको हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं, यानी उस छक्के या चौके की शॉट की मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमने फार्मूला निकाल लिया था। अब मैंने आपको कहा था कि हम रेंज वाला टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। अब इस फार्मूले को निकालने के बाद हम उस बॉल की, उस छक्के की रेंज, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, वो भी फाइंड कर सकेंगे। इसके अलावा Vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है जो हमने उसको दिया, यानी कि जो बैट्समैन ने जिस स्पीड के साथ बॉल को हिट किया है वो क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। और थीटा वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, बॉल बना रही है। या हमारी कोई भी प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा। तो हम डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। R इज इक्वल टू Vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाय T। इसके बाद क्या है, T आ गया। T क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। एक टाइम पीरियड ऑफ समिट पढ़ा था हमने और दूसरा पढ़ा था टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो टोटल टाइम होता है प्रोजेक्टाइल का अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से या अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट तक जहां पर वो क्या कर रही है, ग्राउंड को हिट कर रही है। तो अब ये कौन सा टाइम है, ये वही वाला टाइम है, टोटल टाइम। ये टाइम ऑफ समिट नहीं है क्योंकि उसको हमने क्या किया था, T डैश से रिप्रेजेंट किया था और ये T है, तो इसका मतलब है ये वही वाला टाइम है जो टोटल टाइम है जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारी प्रोजेक्टाइल लेती है। इसका फार्मूला क्योंकि हमने ड्राइव कर लिया था तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू Vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2Vi sin थीटा डिवाइडेड बाय G। अब ये जो 2Vi sin थीटा है ये हमारे पास उस टाइम पीरियड की वैल्यू है जो हमने पहले फाइंड कर ली थी, उसी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये बनता है R इज इक्वल टू Vi स्क्वायर और 2 को हम शुरू में लिख देंगे sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय G। अब बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके मुताबिक 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। बस हमने सिर्फ ये करना है कि इस फार्मूले को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, तो फिर रेंज क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू Vi स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा की जगह आ जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G।
तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया, रेंज का रिलेशन निकल आया जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे रेंज के लिए। R इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक बात नोट करें तो हमने इससे पहले भी जितने टॉपिक पढ़े हैं और इस टॉपिक में भी एक चीज कॉमन है कि हमारी जो रेंज है या फिर टाइम है या फिर इससे पहले हाइट का टॉपिक डिस्कस किया था, वो तीनों क्या कर रहे हैं, वो तीनों कॉमनली इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि ये तीनों इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। तो क्या अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो तो हम हाइट, टाइम और रेंज को आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी आई वी कैन फाइंड हाइट, टाइम पीरियड एंड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मतलब कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है, मैग्नीट्यूड पता होने का मतलब है कि जैसे हमने बॉल की एग्जांपल ली, क्रिकेट बॉल की एग्जांपल ली कि कितनी स्पीड के साथ बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, अगर हमें वो स्पीड पता है और इसकी डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल बॉल स्ट्रेट की तरफ छक्का गया या ऑफ साइड की तरफ गया, लेग साइड की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, तो कौन सी डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी की, और अगर हमें ये भी पता हो, ये दोनों चीजें पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन चीजों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हाइट को, टाइम पीरियड को और रेंज को, क्योंकि आप फार्मूले से देख सकते हो। और अगर बाकी फार्मूले भी आप रिकॉल करें तो उन सब के अंदर भी इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो तो हम आसानी से हाइट, टाइम और रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम रेंज। अब इससे पहले हमने रेंज पढ़ा, तो रेंज जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं। मैक्सिमम रेंज जो है वो रेंज है जो हमें फार्मूले की हद तक मैक्सिमम वैल्यू दे रही होती है। क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रेंज जो है वो भी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रही है, तो क्या वो कम डिस्टेंस को फाइंड कर रही होती है? तो ऐसा नहीं है, वो भी हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही देती है। लेकिन अगर हम अपने फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारा ये वाला फैक्टर जो कि एंगल के साथ है साइन 2 थीटा, अगर ये 1 हो जाए तो हमारी जो रेंज की वैल्यू है फार्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद हमारे पास बचेगा R इज इक्वल टू वी आई स्केयर बाई जी। तो वी आई स्केयर बाई जी यानी कि वी आई हमें पता है, जी कांस्टेंट होता है, वी आई भी हमारी कांस्टेंट होगी जो हमें पहले से पता होगी। तो क्या होगा कि ये दोनों चीजें हमें पता होंगी और ये हमारा मैक्सिमम 1 हो जाए तो R क्या हो जाएगी, रेंज भी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मैक्सिमम रेंज दो चीजों पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी किस वेलोसिटी के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ गया है, किसके साथ हिट हुई है बॉल, वो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड, या फिर किस एंगल के साथ बॉल आगे की तरफ गई है। तो अगर हमें ये दो चीजें पता हो और हम इन दोनों चीजों की वैल्यू मैक्सिमम कर लें, क्योंकि अगर आप फार्मूले में देखें गौर से तो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, रेंज इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और थीटा पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि ये दोनों चीजें ही चेंज हो सकती है ना, हम इनिशियल वेलोसिटी अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा एंगल कम या ज्यादा हो सकता है, ग्रेविटी ने तो कांस्टेंट रहना है ना। अगर हम इन दोनों चीजों को मैक्सिमम कर लें यानी इनकी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर लें तो क्या रेंज हमारी मैक्सिमम हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि रेंज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी के भी और इस एंगल के भी। तो इसलिए क्या किया मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पे डिपेंड करती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है द रेंज विल बी मैक्सिमम इफ। अब ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि हमारी मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे आएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर हमारा ये वाला फैक्टर 1 हो जाए तो क्या है, हमारे पास वी आई स्केयर बचेगा और जी, मतलब हम जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि हमने एक ही दफा देनी है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बैट्समैन एक दफा बॉल को हिट कर दिया है, दरमियान में बॉल जा रही है रस्ते में, बैट्समैन फिर जाके बल्ला लेके उसके पीछे भाग पड़े, फिर हिट कर दे, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज कर दे। तो ऐसा नहीं होता ना, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होती है, ग्रेविटी तो होती ही कांस्टेंट है। तो सिर्फ ये जो एंगल है अगर ये हम 1 कर ले तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा द रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। हम इस रिलेशन से अपनी थीटा एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे हमें मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन होगी। अब थीटा की वैल्यू के लिए बच्चों हमें ये करना है कि ये जो 2 है इसे इस साइड पे ले जाते हैं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमें थीटा निकालना है, साइन भी नहीं चाहिए तो साइन को भी उस साइड पे लेके जाते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अगर आप इसको निकाल के देखेंगे कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 1/2 को, तो क्या आएगा हमारे पास एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर हम 45 डिग्री के ऊपर अपनी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, इस एंगल के ऊपर थ्रो करें उसे हवा में, तो क्या आएगा हमारे पास मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन होती है। यानी जितनी वो एक बॉल आगे जा सकती है हॉरिजॉन्टली उतना वो जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये चीज कहाँ पे हमें काम आती है, रेंज वाला कंसेप्ट। ये अक्सर ना जब मिसाइल्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं या फिर हमें अपने दुश्मन पे हमला करना है और उस पर मिसाइल गिरानी है, हमें पता होना चाहिए अगर हम एक मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी सारी पोजीशन सेट करें और उसी हिसाब से हम अपनी मिसाइल को लॉन्च करें। तो इसका ये फायदा होता है। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि अगर हम थीटा 45 पुट करें तो क्या हमारे पास ये सारा फैक्टर 1 होता है,
और क्या ये वाकई ऐसे होता है कि r इज इक्वल टू वी आई स्क्र बाई जी बचता है? तो हम पुट करके देख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 आपके सामने ये है। और जब हम इसमें 45 डिग्री एंगल पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 से 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन 90 आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन 90 डिग्री बाई जी। और साइन 90 आपको पता है 1 होता है, जब उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, r इज इक्वल टू वी आई स्क्र बाई जी। और यही तो मैं कह रही थी कि अगर ये फैक्टर 1 हो जाए और हमारे पास ये भी कांस्टेंट होती है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो रेंज क्या है, हमें मैक्सिमम ऑब्टेन हो जाएगी। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्र बाई जी, और ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला निकल आया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम रेंज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से दो डिफरेंट एंगल हैं जिन पे हमें सेम रेंज ऑब्टेन हो रही है। मतलब हम दो डिफरेंट एंगल पे अपनी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसे आगे भेज रहे हैं, लेकिन क्या है, रेंज जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो एंगल जो है वो क्या करते हैं, सेम रेंज को ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं? तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं। द रेंज विल बी सेम एट टू डिफरेंट एंगल्स व्हेन। रेंज सेम होगी दो डिफरेंट एंगल पे, कब, जब क्या हो, वी आई इज कॉन्स्टेंट, जी इज कॉन्स्टेंट और सम ऑफ दोज टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अब ये जो तीसरी बात है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पहली दो को भी देखते हैं। पहली है हमारे पास वी आई इज कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि हम जब अपनी तरफ से इनिशियल वेलोसिटी दे रहे होते हैं तो हम एक ही देते हैं। लेकिन दो और फैक्टर हैं जिन्हें हमने माइंड में रखना है, वो है एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी। अब एयर रेजिस्टेंस भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी को इफेक्ट करती है, ग्रेविटी भी करती है। तो दूसरे पॉइंट पे मैंने क्या लिखा कि जी इज कांस्टेंट, जी कांस्टेंट हो, यानी कि ग्रेविटी को तो हमने कांस्टेंट कर दिया। अब बच जाती है एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस का क्या है कि हमने जब प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट में ये बात कर दी थी कि हमारी जो एयर रेजिस्टेंस है वो निग्लेक्टेड है। एक तो हमने रोटेशन ऑफ अर्थ निग्लेक्ट कर दी थी, दूसरी हमने एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर दी थी, तो वो भी नहीं है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है और ग्रेविटी भी नहीं है तो इसका मतलब है हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जैसे कि जी को कांस्टेंट लिखा हुआ है तो जी वैसे भी कांस्टेंट ही होता है, तो जी भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अब ये दो कंडीशन होगी। तीसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो इस तरह से है कि सम ऑफ दोज टू एंगल, यानी हम एक पेयर ढूंढने जा रहे हैं ना। हमने कहा ना कि कौन से दो डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम होगी, यानी हमें ऐसा पेयर ढूंढना है, ऐसे दो डिफरेंट एंगल ढूंढने हैं जिन पर हमें सेम रेंज ऑब्टेन हो। तो अब यहाँ पर ये आ गया है कि वो जो दो एंगल होंगे उनका सम किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल बनता है तो वो जो दो एंगल है वो हमें क्या देते हैं, सेम रेंज देते हैं। अब इसी बात को दूसरी तरह से हम यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा हो, यानी एक एंगल है थीटा, फॉर एग्जाम्पल मैं लेट कर लेती हूँ, हमारे पास थीटा है 5, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5, और दूसरा है 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 5। 90 माइनस 5 क्या होता है, 85 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 85 और यहाँ पर हमने क्या लेट किया था, 5। तो 85 और 5 ऐसे दो एंगल होंगे जहां पर रेंज सेम होगी। और अगर हम इसे अपने पहले वाले कंसेप्ट से चेक करें जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि सम ऑफ दोज टू एंगल इज 90, उनका सम क्या है, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर सम 90 ही बन रहा है। देखें, अगर आप यहाँ पर 85 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो इनका सम क्या होगा, 90। तो आप दो तरह से याद रख सकते हैं, या तो आप ऐसे दो पेयर्स बना लें जिनका सम 90 है, वो पेयर्स क्या है, वो हमें सेम रेंज देंगे, या फिर आप यहाँ से याद रख लें कि जो भी आपका एंगल हो, आपने बाद में दूसरा एंगल जो लेना है उसे 90 से माइनस करके लेना है। यानी आपने जो भी यहाँ पर लिया है, जो दूसरा एंगल यहाँ पर होगा वो उससे 90 से माइनस करके लिखना है। तो इस तरह भी आपका सम क्या है, वो 90 ही बनेगा। तो ये दो तरीके, आप दोनों में से जो भी आसानी से याद हो उसको अडॉप्ट कर लें और उससे हम सेम रेंज के लिए एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पेयर्स लिखे हैं, तो देखते हैं किस तरह से वो मैंने लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 75 और 50। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर थीटा हमारे पास 75 है और अगला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 75, क्योंकि थीटा क्या है, 75 है, तो 90 माइनस 75 वो क्या बनता है हमारे पास, 15। तो 75 और 15 का पेयर बन गया इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम अब इसे इस रूल से चेक करें कि सम ऑफ दोज टू एंगल इज 90, तो 75 और 15 इज इक्वल टू 90। अगर इनको ऐड करें तो क्या होता है, 90 आता है। अब क्योंकि ये दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ये पेयर ठीक है, और इस पेयर पर हमारे पास क्या होगा, इस पेयर पर इन दोनों एंगल्स पर क्या होगा, सेम रेंज ऑब्टेन होगी। मतलब अगर हम 75 डिग्री के एंगल पर अपनी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें या फिर 15 के एंगल पर प्रोजेक्ट करें, दोनों में ही हमारे पास क्या है, रेंज सेम आएगी। तो अब दूसरा पेयर क्या है, 60 और 30। तो अगर आप इसे देखिए, 60 प्लस 30 क्या है, 90 होता है। इसके अलावा अगर आप इस रूल में पुट करें तो पहला एंगल 60 है, अगला होगा 90 माइनस 60 यानी कि 30। इसी तरह से थर्ड पेयर भी है कि 70 और 20, 70 प्लस 20 90 होता है। अब थीटा 70 है और अगला एंगल क्या होगा,
होगा 90 माइनस 70 यानी कि 20। ये मैंने 3 मुख्तलिफ पेयर्स लिखे हैं, इसके अलावा और भी पेयर्स बन सकते हैं, आप लोग खुद से बना के देखिएगा। अब हम इन पेयर्स को क्या करते हैं, फार्मूले में पुट करके देखते हैं क्या वाकई इनसे रेंज सेम आती है। हमारे पास रेंज का क्या फार्मूला है, रेंज का फार्मूला है R इज इक्वल टू VI² sin 2 थीटा बाई G। तो अब हम क्या करते हैं, थीटा की जगह डिफरेंट एंगल यानी कि पहले पेयर का ये वाला एंगल पुट करेंगे, फिर उसी पेयर का दूसरा एंगल पुट करेंगे और देखते हैं क्या दोनों पे आर का आंसर सेम आता है। अगर सेम आता है तो फिर तो सही है कि हमारे पास रेंज क्या है, दो डिफरेंट एंगल्स पे सेम आ रही है। और यही तो हमारा टॉपिक था कि दो डिफरेंट एंगल पे क्या हो, सेम रेंज ऑब्टेन हो। तो यहाँ पर मैंने करके दिखाए हैं कुछ पेयर सोल्व। sin 2 और एंगल क्या पुट किया 75 और ये इसका आंसर आया 0.5। इसके बाद क्या किया 15 पुट किया है तो 15 से भी आंसर आया 0.5। इसे आप अपने पास कैलकुलेटर पर बेशक सोल्व करके चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आते हैं और ये इक्वली आंसर आते हैं हर पेयर का। उसके बाद एंगल पुट किया 60 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 60 है, तो जब ये पुट करेंगे आंसर आएगा 0.866 और फिर 30 पुट करेंगे तो आएगा 0.866, ये भी सेम आंसर आ रहे हैं। उसके बाद जब इसको पुट किया 70 को और 20 को तो इन दोनों पे भी 0.642 ये भी आंसर्स क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो हमारे पास क्या है, रेंजेस सेम ऑब्टेन हुई हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, हर पेयर की क्या है सेम रेंज आई, यानी 75 और 15 वाले पेयर की भी रेंज सेम है दोनों के लिए, 60 और 30 वाले की भी सेम है, 70 और 20 वाले की भी सेम है। क्योंकि इसी चीज को असल हमने चेक करना है ना, इसलिए मैंने सिर्फ sin 2 थीटा को डिस्कस किया, क्योंकि VI² और G तो सबके लिए सेम होगा ना, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वो तो कांस्टेंट होगा। जब वो कांस्टेंट होगा तो सिर्फ ये वाला फैक्टर जो है वो रेंज के आंसर को अल्टरनेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसकी वैल्यू पे इफेक्ट कर सकता है, उसकी वैल्यू को असरअंदाज कर सकता है। तो इसलिए सिर्फ मैंने इसको डिस्कस किया कि आपको ये करके दिखा दूं कि क्या वाकई डिफरेंट एंगल पे इसका आंसर, इस फैक्टर का आंसर सेम आता है। और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने सही पेयर बनाया है, इन पेयर्स पे वाकई ही रेंज क्या है, सेम आती है। तो इसी तरह यहाँ पर डायग्राम में भी शो हुआ है कि क्या है, डिफरेंट एंगल पर सेम रेंज आई है। जैसे आप यहाँ पर देखें, पहला तो 15 डिग्री के एंगल पर ये वाली रेंज आई है और उसके बाद ये वाली जो रेंज है ये हमारे पास ऑब्टेन हो रही है 75 के ऊपर, यानी कि 75 के ऊपर जब हमने इतना ज्यादा एंगल दिया है तब भी हमारी प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आके फॉल हुई है, और जब हम 15 इतना कम एंगल दे रहे हैं तब भी क्या है, यहीं पर फॉल हो रही है। इसी तरह आप अगला देखें तो ये 30 जो है ये भी यहाँ पर जाके फॉल हो रहा है, और उसके बाद 30 से ऊपर ये है 60, तो 60 भी यहीं पर आके, तो 60-30 वाला भी यहाँ पर दोनों सेम रेंज बना रहे हैं। और ये 45 वाला एंगल है जो कि हमें मैक्सिमम रेंज देता है। तो ये दो जो है, इन दोनों पेयर्स को मैंने यहाँ डायग्राम में शो कर दिया है। इसके अलावा आप 70 और 20 वाले को भी शो कर सकते हैं, वो भी इसी तरह सेम रेंज देगा। तो इस तरह से हमारे पास हमें पेयर मिल गए हैं जो हमें सेम रेंज देते हैं। तो इससे हमें ये फायदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम उतना एंगल नहीं दे सकते, जैसे 75 एक हाई एंगल है, अगर हम अपने प्रोजेक्टाइल को इतना एंगल नहीं भी दे पा रहे तो क्या होता है कि 15 के एंगल पे भी वो उतनी रेंज ले लेते हैं। और कभी कभी हमारे पास ज्यादा एंगल देने का ऑप्शन होता है, स्मॉल नहीं दे सकते, तो फिर उस पर भी सेम रेंज आएगी। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको उसके आंसर्स कर दूंगी। थैंक यू सो मच।